नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिकरवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें आप पढ़ेंगे सभी सेंट्रल एग्जाम और स्टेट एग्जाम से संबंधित हर एक एग्जाम के बारे में। और इसमें आपको मेनली अब बात करें तो यूपीएससी है, आपका पीएससी है या पीसीएस जो अलग अलग स्टेट में होता है, आपके कोई पुलिस के जो एग्जाम होते हैं अलग अलग स्टेट में, जैसे आपका अभी जो एमपी में चल रहा है जेल प्रहरी के बारे में, उसमें हम प्रैक्टिस सेट का यूज अभी हम करेंगे। और इसके अलावा आपके कांस्टेबल, एसआई, सब इंस्पेक्टर, यूपी में आपका दरोगा जो हम बोलते हैं, ये आप सभी इसमें आप देखेंगे। और इसके अलावा एसएससी बैंकिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम जो हमारे इसमें आते हैं या आने वाले हैं, उससे संबंधित हर एक जो एग्जाम आपके होने वाले हैं, तो उसके बारे में आप सभी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस नेक्स्ट क्लासेस में आपको एक बहुत ही हेल्पफुल चीजें भी आपको मिलेंगी। अलग अलग जो आपके क्वालिफाइड टीचर हैं उनके द्वारा, एक्सपर्ट टीचर जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं उनके द्वारा आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि भाई आपके मध्य प्रदेश में अभी जेल प्रहरी के एग्जाम चल रहे हैं, और इस जेल प्रहरी में हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट जो हमारे ओल्ड पेपर हैं उसका हम रिवीजन कर रहे हैं विद सॉल्यूशन के साथ, कि कैसे ये आंसर आता है या कैसे आएगा। ट्रिकों के माध्यम से ये सब चीजें आपको दी जा रही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि अब काफी लोगों के एग्जाम हो चुके हैं और काफी एग्जाम अभी चल रहे हैं, और ये 23 या 24 हमारा लास्ट इसमें एग्जाम रहेगा। तब तक आप साथ बने रहेगा। और ये आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा 5, जिसमें आप फिर से 20 क्वेश्चन जो भाई सीरीज है उसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बात करना चाहते हैं कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे, और इसमें नेक्स्ट क्लासेस के नाम से है। नेक्स्ट उसमें रहेगा आपका कि आप यहाँ पर हमको फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम और जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उससे संबंधित हर एक बात, हर एक पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें तो इसमें देखेंगे हम आज का क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये किस रस का उदाहरण है, ये रस के बारे में पूछा गया है। अब एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन में लिखा है राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 4 लाइनें, इसको देखकर मैं ये पता लगाना है कि रस कौन सा है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन देखें एबीसीडी में, पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग, तीसरा कर्ण, और चौथा इसमें शांत रस। देखिए एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एक ही आपके रस के। ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है कि हम कैसे पहचाने, जल्दी से जल्दी हमको मतलब मिल जाए कि आंसर क्या है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, काफी सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें हम संयोग श्रृंगार की, तो देखिए संयोग श्रृंगार क्या होता है। जब कोई नायक या नायिका के मिलन या प्रेम पूर्वक वार्तालाप से संबंधित कोई बात की जाए तो वहां पर होता है संयोग श्रृंगार। बात करें वियोग की, जहां पर नायक नायिका अलग अलग हो जाए उसे बोलते हैं वियोग श्रृंगार। बात करते हैं कर्ण रस की, देखिए वियोग और कर्ण दोनों में बहुत कुछ समानताएं देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि ये वियोग भी हो सकता है और कर्ण भी, लेकिन सिंपल से एक बात समझे, अगर दो लोग अलग अलग हो रहे हैं और तो इसे बोलेंगे वियोग। लेकिन कर्ण में होता है अनिष्ट की प्राप्ति, मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको ना मिले और जो नहीं चाहते वो आपको मिल जाए, उसे बोलते हैं कर्ण रस, जिसमें दुख का भाव होता है। और बात रही आपकी शांत रस की, जिसमें होता है निर्वेद। ठीक है, 9वां रस है शांत रस, ये लास्ट टाइम भी हम बात कर चुके हैं। बात करें इसमें कौन सा आंसर आएगा, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात की गई है, राम को रूप निहारत जानकी। अगर हम पहले ही बात में देख ले लाइन में, तो राम के रूप को निहार रही हैं जानकी अर्थात सीता। तो सीता जी यहाँ पे राम के रूप को निहार रही हैं। ठीक है, बस यही एक, अगर हम बात की बात देखें तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, दो लोग हैं राम और सीता, दोनों जो है आपस में एक दूसरे के सामने हैं। जब चीजें सामने होती हैं मतलब पास पास है, लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, इसका मतलब ये है जब देखने सुनने वाली बातें आ रही हैं, दोनों पास पास है, अलग अलग नहीं है, तो वहां पे संयोग श्रृंगार अर्थात रति या प्रेम का भाव रहता है। तो ये कहलाएगा आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, संयोग श्रृंगार। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम यहाँ पर आता है विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार, आजकल इस नाम से क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है ऑप्शन में वियोग ना हो, आपको विप्रलंब के ऑप्शन में भी आ जाए। ठीक है, तो घबराने वाली बात कोई नहीं है इसमें, आप विप्रलंब में वियोग श्रृंगार को ही माने। ठीक है, चलिए सेकंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर।
फिर से अभी जो लगातार क्वेश्चन यहाँ पे आते जा रहे हैं, पिछले जो सेट में आए हैं और अभी भी क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। अगर आपने एग्जाम दिया हो या जिन लोगों के एग्जाम हो गए हो उनसे अगर आप रिव्यू लें तो आपको पता पड़ेगा उसमें उपसर्ग प्रत्यय रस छंद अलंकार हो गया, इस संधि समास, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले जो शब्दांश आता है उसे बोलते हैं उपसर्ग, और वो शब्दांश अभी क्या है? अभी लिखा हुआ है। अब इसमें पूछा क्या गया है? इसका अर्थ पूछा। अभी तक जो हम बात करते थे उसमें किसमें ये शब्द छुपा हुआ या किसमें लगा हुआ है, लेकिन आज ये उसने लिखा है कि इसका अर्थ बताएं क्या होगा। तो देखिए, सामने, पीछे, बुरा या क्रम। तो सिंपल सी बात समझिए, अभी का अर्थ होता है सामने, अभी का अर्थ होता है सामने, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था। बुरा होता है अप का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आजकल आते हैं कि उपसर्ग का अर्थ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आता है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, ये भी क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत में संख्या पूछ ली जाती है, कितनी होती है उपसर्गों की। अगर आपको ये पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, बाकी जब आप इसमें लिखेंगे उसमें आपको कमेंट में आंसर भी मिलेगा, ठीक है। अगर सही है तो सही आंसर मिल जाएगा, और अगर आपने आंसर गलत लगाया हुआ है या संख्या गलत लिखी है तो भी आपको आंसर जरूर बताया वहां पर जाएगा। चलिए थर्ड नंबर बात करते हैं, तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम मतलब ऐसे शब्द जो कैसे होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं, उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। अब अगर संस्कृत के हैं तो और कौन से होते हैं? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग भाषा से लिए गए। संस्कृत के लिए गए हमारे पास शब्द हैं, अंग्रेजी के भी होते हैं शब्द, उर्दू, फारसी, अरबी, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषा से प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं संस्कृत शब्द, इसमें से कौन है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चौर, चोर, चूना और धुआं, ये जो शब्द है इसमें पूछा गया है तत्सम का शब्द बताएं। तो बिल्कुल सही शब्द है चौर, आंसर बिल्कुल सही है जो तत्सम का शब्द है। अब आप सोचेंगे कि धुआं क्यों नहीं है? तो धुआं जो होता है ये इसका सही होता है धूम्र, धूम्र, ठीक है, सॉरी धूम्र आंसर इसका बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धुआं जो है वो तद्भव शब्द है, धूम्र इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये जो शब्द है, फिलहाल अभी जो क्वेश्चन था इसके अंतर्गत ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौर जो शब्द होता है ये संस्कृत का शब्द माना गया। नेक्स्ट बात करते हैं माननीय। बात अभी उपसर्ग की थी, अब बात कर रहे हैं प्रत्यय की। शब्द है इसमें माननीय, और माननीय में प्रत्यय क्या है? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमेशा शब्दों को ये देखें कि कहां से टूट रहा है, शब्द कहां से टूट रहा है। तो आप देखेंगे शब्द लिखा है मान प्लस माननीय लिखा हुआ है। अब अगर माननीय में देखें तो शब्द क्या होता है हमारा? मान, शब्द है हमारा मान, और इसको अगर हम देखें तो मान प्लस अनीय, ये हमारा शब्द हो गया। तो इसमें पीछे क्या निकल के आ रहा है? पीछे निकल के आ रहा है प्रत्यय। तो यहाँ पे देखिए अनीय ऑप्शन ये रहा, बस यही हमारा एक आंसर था। तो माननीय में शब्द क्या हो गया हमारा? मान, और उसका प्रत्यय है वो क्या हो गया? अनीय। नेक्स्ट चलेगा क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपने अगर देखा हो तो उसमें एक शब्द था छ, जिसमें मैंने पूरा आपको बताया था कि ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, छ, त्र, ज्ञ, और एक आता है आपका स्रा। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग वर्णों से मिलने वाले जो एक नया वर्ण बनता है मिलने से, उसे बोलते हैं संयुक्त वर्ण। क्षत्र, ज्ञ और स्रा, ये सब जो चारों होते हैं ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। कैसे बनते हैं? अब बात करते हैं किसके अंतर्गत आती है। तो ये देखिए ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। बात करें तालव्य क्या होता है, तो तालव्य मतलब होता है तालु, अर्थात जो आपकी जीभ के ऊपर वाला जो भाग होता है, अगर आप जो देखें ऊपर वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं तालु। अगर आप जीभ को ऊपर उठाएंगे तो जो टच करेगी मुख के अवयव को उसे बोलते हैं तालु। और यहाँ से जो शब्द होते हैं या जो वर्ण होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? देखिए सिंपल से मैं आपको बात इसमें थोड़ा कर लेते हैं कि भाई ये जो होता है आपका, ये मान लीजिए गला हो गया, इसे बोलते हैं कंठ। तो पहले कोई भी जो वर्ण होगा वो हमेशा कंठ से बोला जाता है। अगर जो वर्ण कंठ से नहीं होंगे वो आपके आगे आते जाएंगे। जैसे आपका आगे आ गया तालु, फिर आपका आ गया मूर्धा, फिर आपका आ गया दंत, इस प्रकार से फिर आपका आ गया ओष्ठ। तो ऐसे करके हम कंठ से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते जाते हैं, ठीक है। अगर हम तालु की बात करें
तो तालु में आते हैं आपके चा की पूरी लाइन आपके तालु में आती है। सीटी वाला सा जिसे हम बोलते हैं ये आपके तालु में आता है। और ई छोटी हो या बड़ी ई ये दोनों ही आपके तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो चा का ये पूरा ग्रुप, चा का ग्रुप मतलब चा, छा, जा, झा और या, ये पूरा तालव्य ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम घोष वर्ण की। तो घोष वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय अधिक आवाज निकले। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय अधिक आवाज निकले उसे बोलते हैं घोष वर्ण, जिसका दूसरा नाम आपका सघोष भी होता है। तो घोष का दूसरा नाम क्या है आपका? सघोष भी होता है। जैसे लास्ट टाइम बात कर रहे थे, ये जो वर्ण है ढ़ा और ढा, ये दोनों कैसे वर्ण है? सघोष वर्ण है, क्योंकि इनका अगर हम उच्चारण करेंगे तो आवाज थोड़ी ज्यादा निकलती है। नेक्स्ट है आपके मूल स्वर। अगर मूल स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जिनसे अन्य स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें बोलते हैं मूल स्वर। ऐसे कौन से स्वर होते हैं? अगर हम मूल स्वर की बात करें तो बात करते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। इनसे अलग अलग स्वरों की उत्पत्ति होती है या इनकी सहायता से हो सकती है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे मूल स्वर। तो आंसर क्या था आपका? संयुक्त वर्ण बिल्कुल सही है। अब त्रा किससे बना होता है? तो त्रा जो होता है ये बना होता है, मैं आपको बता देता हूं, त्रा बना होता है ता और रा के संयोग से। कैसे? आपने स्पेलिंग भी होती है टी आर ए, ये किसकी होती है? त्रा की स्पेलिंग होती है। तो टी फोर क्या बन गया? ता, जो हमेशा आधा होता है। आर फोर बन गया आपका रा। तो ऐसे ये आपके बनते हैं। तो ता और रा के सहयोग से ये त्रा बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्धि की बात की जा रही है, किसी एक की वर्तनी शुद्ध इसमें मानी गई है। बात कर लेते हैं एबीसीडी। लगभग सभी में पूजनीय शब्द का प्रयोग किया गया। अब इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा गया? अगर आप देखें पिछले वीडियो शायद प्रैक्टिस नंबर 1 या 2 में है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको वॉच कीजिएगा। तो उसमें मैंने बात जरूर की थी कि इसमें पूजनीय शब्द कैसे लिखा जाता है। जनरली आप देखेंगे पूजनीय को इस प्रकार से देखने में आता है, चाहे किताबें हो या आपके अखबार हो, काफी बार ऐसे देखने में आता है जो बिल्कुल गलत लिखा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको शब्दों, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो शब्दों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, कैसे लिखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो पूजनीय होता है वो उसमें आधा जा नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से पूजनीय लिखा जाता है। अब ये कहाँ पे लिखा है? तो सेकंड नंबर बिल्कुल सही है, पूजनीय शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है। हाँ, अगर इसमें बात करें पूज्य की, तो पूज्य के लिए आपको इस प्रकार ही लिखा जाएगा। पूज्य ये बिल्कुल सही है, लेकिन पूजनीय में जा पूरा नहीं होता, सही जा आधा नहीं होता, ये पूरा आता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही शब्द था पूजनीय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7 की ओर। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक वाक्य होते हैं शुद्ध वाक्य। लास्ट टाइम भी प्रैक्टिस नंबर 4 में हमने ये बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन था। आज बात फिर से कर रहे हैं। चलो यमुना किनारे सैर करने, चलो यमुना में सैर करने के लिए, चलो यमुना किनारे सैर करने चले, और चलो यमुना किनारे सैर के लिए चले। देखिए पहला अगर हम देखें तो उसमें लिखा है चलो यमुना किनारे सैर। देखिए यहाँ पे क्या शब्द लिखा है? सैर। सैर ये नहीं होता है, सही शब्द होता है सैर। सही शब्द क्या होता है? सैर। तो इस कारण से ये अगर गलत है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी क्या होगा? गलत। हमें यहाँ पे वर्तनी की शुद्धि भी देखनी है और आपका वाक्य का सही जगह यूज भी करना है। तो चले चलो यमुना में सैर करने के लिए, लाइन सब कुछ लगभग सही लिखी है, लेकिन बस एक आपका ऑप्शन क्या आ गया? में। तो यमुना में मतलब नदी के अंदर हमें सैर नहीं करना है, नदी के किनारे करना था। तो मैं के कारण ये शब्द क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट आपका चलो यमुना किनारे सैर करने चले, तो यहाँ पे ये भी वर्ड सही लिखा है, यमुना किनारे सैर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अर्थात शब्द भी सही लिखे हैं और असम वाक्य में प्रयोग भी सही किया गया। तो थर्ड नंबर सही है। एक बार फोर्थ नंबर देख लेते हैं। चलो यमुना किनारे शहर, फिर से बात आ रही है शहर की, तो इसके कारण ये क्या हो गया? अशुद्ध। तो क्वेश्चन में जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, चलो यमुना किनारे सैर करने चले। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको वर्तनी शुद्धि का भी बहुत ध्यान रखना है वाक्य में जब आप अशुद्धियां छांटें। ठीक है, चलिए 8 नंबर है निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। ठीक है, वाक्य के प्रकार क्या होते हैं? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देखें
वाक्य जो होते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र के रूप में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंतर्गत। तो सरल क्या होते हैं, संयुक्त क्या होते हैं, मिश्र क्या होते हैं, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सरल क्या होता है भाई, सरल की बात करें तो इसमें एक कर्ता होता है, इसमें एक कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, जो काम करता है, और एक ही क्रिया होती है। कर्ता और क्रिया एक ही होती है। बात करें संयुक्त में, तो संयुक्त में देखें और मिश्र में देखें तो दोनों में दो दो वाक्य होते हैं। संयुक्त में अगर देखें दोनों वाक्य आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, अर्थात दोनों वाक्य कैसे होते हैं, दोनों वाक्य ऐसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं तो इन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। लेकिन बात करें हम मिश्र वाक्य की, तो बात करें मिश्र की तो वाक्य दो होते हैं, लेकिन दोनों वाक्य जो होते हैं कैसे होते हैं, आश्रित होते हैं। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होगा, आश्रित होगा, तो उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो ये हम बात कर चुके। अब बात करते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा। अब देखिएगा यहाँ पर दो वाक्य आपको दिए गए, मैं खाना नहीं खाऊंगा एक वाक्य, वरन के बाद देखें तो थोड़ा सा दूध पीऊंगा। एक ही व्यक्ति है लेकिन दो दो की बात कर रहा है, दो बातों की यहाँ पे बात की जा रही है, दो वाक्य हैं। तो या तो इस पर सिंपल सी बात है, इसमें सरल वाक्य तो है नहीं। तो अगर सरल नहीं है तो अब तीन बचे, संयुक्त और मिश्र, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें संयुक्त वाक्य की, तो देखिएगा खाना नहीं खाऊंगा थोड़ा दूध पीऊंगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जब डिपेंड नहीं करेगा तो आंसर क्या रहेगा, संयुक्त वाक्य। दूसरी बात यह है कि संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, अगर, मगर, लेकिन और इन शब्दों का प्रयोग होता है। किसका होता है, और, ठीक है, एवं, इन शब्दों का प्रयोग होता है। किंतु, परंतु, ऐसे शब्दों का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा शब्दों पर कि किस शब्द का प्रयोग वाक्य में किया गया। तो ये आपको आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही चीजें ट्रिकों के माध्यम से इस नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलती रहेंगी। बहुत एक सेकंड या क्षण भर में आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको लगातार मिलती रहेंगी इस नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से। लेकिन आपको उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे आने वाले वीडियोस के, और इसको शेयर भी आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए आगे चले। ईमानदार का विलोम, इसमें विलोम मतलब आपको ईमानदार शब्द का विलोम देखना है। तो ईमानदार मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका एक ईमान होता है, जो हमेशा अपने ईमान पर टिका रहता है, उसे बोलते हैं ईमानदार। तो इसका विलोम क्या होगा, बेईमान होगा। तो भैया बेईमान कहाँ लिखा हुआ, एक ही शब्द है जो लिखा हुआ है बेईमान, तो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बाकी सब में देखें तो ईमानदार का ईमानदार तो होगा नहीं आंसर। बेईमान को यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, मतलब अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बेकारी इसमें शब्द नहीं हो सकता, तो बचा आपका बेईमान। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नंबर 10 पे चले तो नंबर 10 में लिखा है निम्न शब्द के शब्द युग्म देखना है। शब्द युग्म मतलब होता है दो शब्दों का जोड़ा होगा आपको, ठीक है। दोनों के आपको अर्थ इसमें देखने हैं। तो लिखा क्या है, चयन करना है आपको, चयन करना है किसका, सही का, ठीक है। चल देख लेते हैं। धात्र और धात्री आपके दो शब्द लिखे गए हैं। तो धात्र का अर्थ क्या होता है और धात्री का अर्थ क्या होता है, देखिएगा। धात्र का अर्थ होता है बर्तन और धात्री का अर्थ होता है माता, ठीक है। धात्र का जो अर्थ क्या होता है, बर्तन, और धात्री जो होती है उन्हें बोलते हैं माता। तो आंसर नंबर बी एक ऐसा है जिसके दोनों ऑप्शन सही है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा बी, बर्तन और माता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 11 की ओर। यहां पर एक श्रृंखला दी गई है, तो इसमें संज्ञा दाना मतलब आपको 3-4 शब्द दिए गए हैं। उन शब्द को देखकर आपको यह बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। अगर हम संज्ञा से संबंधित बात करें तो संज्ञा क्या होती है, किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी और नाम के भेद को संज्ञा कहते हैं। अर्थात मैं जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति या कुछ भी देखूं और उसको उसी के नाम से पुकारूं तो उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं कितने भेद होते हैं। तो आपने लास्ट जो वीडियो थे शायद प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में ये बात की गई थी, कितने होते हैं भेद। तो भेद होते हैं 3, जिसमें आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर लिखा हो
अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं आपके 5, जिसमें आपका समूह वाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसमें सम्मिलित की जाती है। चलिए बात करते हैं संज्ञा के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसे संज्ञा जिसमें केवल फीलिंग हो। ठीक है, फीलिंग का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ऐसे शब्द जो आपको दिखाई ना दे, वरन या परंतु आपको केवल महसूस हो, उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे आपको शब्द लिखा है भूख, भूख क्या हो गया? एक संज्ञा है, क्योंकि तो आपको केवल इसकी एक फीलिंग होगी, इसका केवल आपको एहसास होगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर मैं शब्द बोलूं भूखा, तो भूखा क्या है? ये आपका विशेषण बन जाता है, क्योंकि हमको एक फीलिंग से आगे हमने बात की। तो भूख क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बात करते हैं गुणवाचक संज्ञा की। तो गुण की बात करें तो इसमें गुण का मतलब होता है उसकी विशेषता। ठीक है, अगर बात करें गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, क्या ये इसके गुण हैं? अभी तो यहाँ पे नहीं कह सकते जब तक हम और ऑप्शन ना देख लें। थर्ड में देखें समूह। अगर हम गुच्छे की बात करें या पुंज की बात करें या ढेर की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी चीजें इकट्ठी होना। ठीक है, अंगूर का क्या होता है? गुच्छा। तो हम एक अंगूर की बात नहीं करते जब तक उसमें 15-20 अंगूर कम से कम ना हो, तो उसे बोलते हैं गुच्छा। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसमें समूह का ज्ञान हो, तो वहां पर कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इससे संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण संबंधित बहुत सारे इसमें क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बनते हैं। आने वाले आपके वीडियोस में आपको नेक्स्ट क्लासेस में ये चीजें मिलती रहेंगी। अलग से इसके चैप्टर वाइज क्लासेस भी होंगी, वो भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास के साथ जुड़े रहिएगा और चीजों को, ये वीडियोस को इसमें शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मात्रानंद का विच्छेद क्या होगा? फिर से संधि की बात की जा रही है। अगर हम इसमें देखें, ऑप्शन लिखे हुए हैं और बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, जिसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप हो सकता है फंस जाएं। दो ऑप्शन में अगर हम देखें, यहाँ पे क्या लिखा है? मात्रानंद। तो थोड़ा शब्दों को धीमे धीमे पढ़ें। तो क्या निकल के आ रहा है? एक तो निकल के आ रहा है आपका आनंद। ठीक है, क्या निकल के आ रहा है? आनंद। अब आगे क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले देखें आनंद कहाँ लिखा हुआ है। तो आनंद केवल यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, अर्थात पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? रॉन्ग। अब बचे आपके बी और सी ऑप्शन। अब आगे देखें तो मात्र प्लस आनंद, अगर ये देखें ये मिलेगा अर्थात, या फिर क्या मिलेगा आपका? ये मिलेगा। दोनों में से देखें तो मात्र मतलब होता है, जो अगर आप देखें इसका मतलब होता है माता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? माता होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है ओनली, केवल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे किसका आनंद आपको मिल रहा है? केवल शब्द का आनंद मिल रहा है या माता का आनंद मिल रहा है? तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समास के रूप में हमने बात कर ली। यहाँ पे समास की हेल्प से हमने ये पता लगा लिया कि इसका विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मात्र प्लस आनंद। तो यहाँ पे क्या बनेगा? मात्रानंद। तो ये आपका, अगर आप इसमें पूछते हैं संधि कौन सी होगी, तो ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, क्यों हुई और कौन सी संधि है, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको वहां पर आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, क्यों हुई, क्या इसके रूल होते हैं, ये आंसर भी आपको इसमें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बताइएगा कि ये कौन सी स्वर संधि का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? तो ये क्वेश्चन दिखा गया है। तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। अब देखिए होता क्या है, व्यधिकरण ऐसे समास होते हैं जिनमें विभक्तियां अलग अलग होती हैं, और समानाधिकरण ऐसे समास होते हैं जिनमें विभक्तियां एक सी होती हैं। अब बात करें विभक्ति क्या होती है, परसर्ग जैसे हम बोलते हैं मैं, का, की, के, से, के लिए, ये जो शब्द है इन्हें हम क्या बोलते हैं? विभक्ति या परसर्ग बोले जाते हैं। ये कारक में प्रयोग किए जाते हैं। कारक अपने आप पूरा एक चैप्टर है, 8 कारक माने जाते हैं। तो कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन अगर हम एक समास के रूप में बात करें, समास के रूप में अगर उसका हम प्रयोग करेंगे, तो ये 6 माने जाते हैं समास में। तत्पुरुष समास में कितने होते हैं? 6। तो व्यधिकरण जो होता है वो कारक के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें हर एक कारक का अपनी अपनी विभक्ति होती है। तो कितनी होती है टोटल?
6। कैसे? क्योंकि हम समास के रूप में बात कर रहे हैं तो 6 ये मानी जाती है, जिसमें से कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती और संबोधन ये जो होता है इसकी भी विभक्ति नहीं मानी जाती। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं, कर्ता कारक और संबोधन की विभक्ति नहीं मानी जाती, इसलिए 8 में से 2 विभक्ति जब खत्म हो गई तो बची कितनी आपकी? 6। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करें, आपको पूछा गया है रस का उदाहरण, अभी फर्स्ट नंबर पे था, अब फिर से क्वेश्चन आ गया है, नंबर है 14। जहर नगर भा लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तातु मातु हाँ सुनई पुकारा, यही अवसर को हमई उबारा। रस का नाम पूछा गया, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और रौद्र। सबसे पहले हम बात करें तो शब्दों को पकड़ने का प्रयास करें, किस रस में किस शब्द को हम पकड़ें। अगर हम ऑप्शन को डी देखें तो रौद्र लिखा हुआ है, और रौद्र में क्या होता है? गुस्सा, गुस्सा होता है। क्या इसमें कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि गुस्से वाली बात की रही हो, किसी को मारने काटने की बात की जा रही हो? नहीं हो रही ना। जब मारने काटने की बात ना हो तो रौद्र तो ऑप्शन में नहीं होगा। ऐसी कोई बात की जा रही है जो बहुत चमत्कारिक बात हो, विश्वसनीय बात ना हो, मतलब अकल्पनीय बात हो, कल्पना से भी परे ऐसी कोई बात हो, ऐसी बात जब नहीं है तो ये अद्भुत रस भी नहीं होगा। अब बात करते हैं बीभत्स और किसकी? भयानक की। बीभत्स का मतलब होता है घृणा करना। क्या है? ऐसी कोई बात ऐसी इसमें की जा रही है जो कोई घृणा से संबंधित बात हो, मांस को नोचना, उखाड़ना, इस प्रकार से कोई बात की जा रही हो, या ऐसी कोई पंक्ति इसमें आपको लगी हो, कोई शब्द ऐसा लगा हो जिसके कारण आपको घृणा से संबंधित कोई बात इसमें आ गई हो, जब ये बात होगी तो ही होगा बीभत्स। अब देख लेते हैं जहर नगर भा लोग, तो पूरा नगर कैसा हो गया? लोग जो कैसे हो गए? जहर के समान पूरा नगर हो गया, तहस नहस हो गया है, लोग बेहाल हो गए हैं। ठीक है, झपट लपट बहु कोट कराला, जो लपट है वो झपट है, जो कोट करा मतलब बहुत सारी एकदम से, जाने आग कहां से आ गई। तो इतनी सारी जो बातें की जा रही हैं, जब ऐसा सब चीजें देख रहे हैं तो लोग कैसे हो गए? यहाँ पे लोग कैसे हो गए? बेहाल हो गए हैं। बेहाल का मतलब होता है कि जब अंदर से ऐसी भावना आ जाए कि अब क्या करें क्या ना करें, सोच संकोच में हो जाए कि कैसा अब क्या कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेहाला। ठीक है, एक सिंपल सी ऐसी चीज, जब आप एग्जाम दे रहे हो और आता हुआ क्वेश्चन जब आपसे नहीं बन रहा हो, अब पता है क्वेश्चन आपने किया हुआ, सॉल्व किया हुआ आता है, लेकिन कुछ चीजों के माध्यम ऐसा हो गया कि अब नहीं समझ पा रहे क्या करूं क्या करूं, तो जब वो स्थिति आती है उसे बोलते हैं बेहाला। ठीक है, जब आपस में आपकी जो शुद्ध बुद्ध है वो एक तरह से गायब हो जाए, तो वहां पे जो बात कर रहे हैं वो भयानक रस की बात की जाती है। तो ये आपका ऑप्शन था भयानक रस का। ठीक है, आगे चले। शब्द युग्म की बात कर रहे हैं, फिर से अर्थ जो भेद है इसका अर्थ बताना है। शब्द युग्म है चूड़ और चूर। तो देखें, सिंपल सी बात समझे, अगर आपको इसका अर्थ आता है तो ही आपको सही आपका बनेगा, अर्थात आपको हर एक शब्द का अर्थ आना जरूरी है। चूड़ मतलब होता है चोटी। ठीक है, कैसे बोला कि चूड़ चोटी? आपने शब्द सुना होगा चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ सुना है आपने? किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं, क्योंकि उनके मस्तक में चोटी पर क्या है? चंद्र है। तो सिंपल सी बात है, चूड़ क्या हो गया? चोटी हो गई। अब चोटी कहीं लिखा है कहीं और, जब चोटी कहीं और लिखा ही नहीं है तो बचा क्या आपका? चूर। और चूर का मतलब क्या होता है? शिथिल। हम कहते हैं हमारा आज अंग अंग चूर चूर हो गया। जो अंग क्या हो गया? चूर चूर, मतलब कैसा हो गया? शिथिल, बुरी तरीके से थक जाना। तो आंसर क्या रहेगा? चोटी और शिथिल। तो कभी जब शब्द आते हैं तो शब्द को कोलिनेट कीजिएगा दूसरे शब्दों के साथ, आपको अर्थ आएगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसा कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपने कभी बोला ही ना हो। ठीक है, बस अंतर इतना होता है कि हमें याद नहीं रहता कि वो शब्द हमने लास्ट टाइम कभी और कहाँ बोला था। ठीक है, तो शब्द को कोलिनेट कीजिएगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास के साथ, और अगर आपने अभी तक शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दें इस चीज को। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक क्लास में आपके वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, अपडेशन आपको नया जो भी अपडेशन है वो आपको मिलता रहेगा। और इसमें आपको जो क्लासेस है, सबसे पहले क्लास होती है आपकी करंट अफेयर्स की सुबह 7 या 8 बजे से, तो आपको वो भी इसमें आपको मिलेगा। तो सुबह से जो स्टार्टिंग करेंगे आप करंट अफेयर्स से, और लगातार आपको हर एक जो आपका चैप्टर वाइज और आपके सब्जेक्ट वाइज जो क्लासेस हैं वो आपको लगातार आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए। तो निहत्ता में उपसर्ग अपसर्ग क्या है? सॉरी, उपसर्ग पूछा है, तो निहत्ता में क्या क्या पूछा है उन्होंने? उपसर्ग क्या है? निस, निर, नी और ना। सिंपल सी बात मैंने आपको हमेशा कही है कि शब्द क्या लिखा है? निहत्ता। क्या ये शब्द कहीं से टूट रहा है? क्या आपको लगता है कि आप कहीं रुके हल्का सा पढ़ते समय
निहत्था, निहत्था। तो आपने क्या लग रहा है, नी आप हल्का सा अलग पढ़ रहे हैं और हत्था को आप अलग कर रहे हैं। मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो नी पढ़ने के बाद थोड़ा सा रुकते हैं और फिर हत्था एकदम से पढ़ते हैं। तो शब्द में क्या हो गया, नी अलग हो गया और हत्था आप शब्द को अलग पढ़ रहे हैं। तो बचा क्या, पूछा क्या है, उपसर्ग, अर्थात जो सबसे पहले आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका उपसर्ग। तो नी क्या हो गया, आंसर यहाँ पर निहत्था में नी उपसर्ग है, जिसका मतलब क्या होता है, बिना। क्या मतलब होता है, बिना, मतलब कि निहत्था शब्द है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अशुद्ध पूछा गया है। अशुद्ध कौन सा शब्द है इसमें से, ठीक है, देख लेते हैं क्या इसमें बात की जा रही है। शब्द है कांच और कांच, ठीक है, मतलब इसमें एक शब्द संस्कृत का है और दूसरा शब्द इसमें संस्कृत से अलग हो सकता है, हिंदी का हो सकता है किसी और का भी हो, लेकिन शब्द उसी से बने होगा। तो कांच तत्सम है, ये कांच हो गया। कंगन और कंकण ये दोनों एक ही शब्द हैं, बस अंतर ये है कि अलग अलग भाषा से है। कपड़ा और करपट, करपट यहाँ पर तत्सम शब्द है, कपड़ा तद्भव शब्द है। क्या इनमें से कोई नहीं, तो आप देखिएगा कौन सा विकल्प अशुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए कंगन और कंकण, अगर आप इसमें बात करें तो कंगन मतलब होता है जो हाथ में पहने जो चूड़ी टाइप की होती है, और कंकण जो होता है वो पत्थर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंगन और कंकण ये अशुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए बात करें आगे, कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है। अब बात करते हैं प्रत्यय, किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। मैं आपको हमेशा बोला कृत मतलब होता है क्रिया, अर्थात क्रिया या क्रिया से बना शब्द कृत प्रत्यय कहलाता है। बाकी जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो भी है वो सब आपके कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। देखिएगा चमचा, क्या ये चमचा या चम्मच जो शब्द है क्रिया है, नहीं है। क्या बचपन आपका क्रिया शब्द है, नहीं है। अधोगति, अधोगति में यहाँ पर अध जो है वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये उपसर्ग का शब्द था। बचा क्या आपका लेखक, तो लेखक शब्द क्या होता है, लिख मतलब लिखना, तो ये क्रिया के रूप में काम आ रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे इसको लेख प्लस अक, इसे बोलते हैं लेखक, जो कृत प्रत्यय के रूप में काम करेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, का किस प्रकार का व्यंजन है। वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है वर्णमाला। नेक्स्ट क्लासेस पर आपको इसके चैप्टर वाइज मिलेगा। तो ये हिंदी है, हिंदी में आपको चैप्टर वाइज चीजें आपको मिलती रहेंगी नेक्स्ट क्लासेस पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बने रहिएगा ताकि ये ट्रिकों के माध्यम से आप चैप्टर को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो का किस प्रकार के व्यंजन है, ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ। तो देखिएगा ऊष्म वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय थोड़ी सी जो हवा है, जो हवा थोड़ी सी गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, जिसमें सीटी वाला सा और आपके हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो हवा थोड़ी सी गर्म होकर बाहर निकलती है। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिसमें हमारी मुख अवयव जो वायु है हमारे मुख अवयव से स्पर्श करते हुए निकलती है, इसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। कैसे इनकी संख्या 25 कैसे होती है, का की लाइनें, शा की लाइनें, टा का और ता और आपका हुआ एक पा, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। पांच पांच शब्द होते हैं और आपसे पूछा क्या गया है, का पूछा गया है, तो आंसर बिल्कुल सही है स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो आंसर एक ही था, बी ऑप्शन स्पर्श व्यंजन होता है और स्पर्श व्यंजन संख्या 25 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, किस अलंकार तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है, मतलब किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है, मतलब ऐसा कि इसमें तर्क वितर्क दोनों बना रहे। आंसर में सॉरी इसमें ऑप्शन है भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास या संदेह। तो देखिएगा जब तर्क वितर्क की बात की जाए तो वहां पे विरोधाभास होगा। विरोधाभास क्यों, आपको समझ में आ गया, डिबेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। डिबेट मतलब तर्क वितर्क या वाद विवाद या डिबेट एक ही बात है।
तो यहाँ पे कब होगा? जब विरोधाभास हो, जब कोई एक व्यक्ति किसी एक बात पे बात कर रहा हो तो उसकी बात को दबाने के लिए या उससे अलग अपनी बात को समझाने के लिए जब दूसरी बात की जाती है उसके विपरीत, उसे बोलते हैं वितर्क। तो यहाँ पे विरोधाभास आंसर बिल्कुल सही था। भ्रांतिमान और संदेह क्या होते हैं? जब एक आपको कोई एग्जाम्पल या बात करें, कोई उपमेय उपमान दो चीजें दी गई हो और दो चीजों में कोई संदेह हो रहा हो, उसे बोलते हैं संदेह। और भ्रांति हुई तो भ्रांति। अब होता क्या है संदेह भ्रांति? जब एक शब्द को या एक चीज को हमें ये क्लियर ना हो कि ये वही है या कोई और, ये वही है या कोई और। एक वस्तु में जब दो चीजों का आभास होने लगे, क्लियरिटी नहीं होगी, लेकिन होगी या नहीं होगी, है ना, दो चीजें बनी रहेंगी इसमें, उसे बोलते हैं संदेह। लेकिन जब एक चीज में दूसरा मान लेते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे भ्रांतिमान। जब हम सांप को रस्सी मान रहे हैं तो सांप है, तो सांप को क्या मान लिया? रस्सी। मान लीजिए आपको, आप जा रहे हैं रास्ते में अंधेरे में और सांप है, और सांप को आपने क्या समझ लिया? रस्सी समझ के उसको फेंक दिया, तो ये आपकी भ्रांति थी। ठीक है, आपने देखा कुछ लेकिन कुछ और समझ के फेंक दिया। संदेह में क्या होता है कि यहाँ पर सांप है या रस्सी, या रस्सी, तो क्लियर यहाँ पे आपको समझ में बात नहीं आती है। थोड़ी देर के लिए आप रुक भी जाते हैं, आपकी क्रियाएं थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे संदेह। इस संदेह अलंकार में या, अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है और जो क्रिया होती है वो क्रिया रुक जाती है, तो यहाँ पे कहलाता है संदेह। लेकिन भ्रांतिमान में क्रिया लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी अलंकार जब आप पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी आपकी क्लासेस भी रहेंगी अलंकार चैप्टर वाइज जो हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में हम एक सीरीज स्टार्ट जरूर करेंगे आपके चैप्टर बाय चैप्टर की। तो ये आप इसके साथ नेक्स्ट क्लास के साथ बने रहिएगा, और इसको आप शेयर जरूर करें अगर आपने मेरा शेयर नहीं किया हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आप और हम मिलकर पढ़ें और पढ़ाएं। ठीक है, और कमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो उसमें आप कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर भी जरूर नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम मिलेंगे कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।